नमस्कार। बैक्टीरिया ऑफ मेडिकल इम्पोर्टेंस हम देख रहे थे। आज हम उसमें ग्राम नेगेटिव बेसिलाई की बात करेंगे और जैसा आपके सिलेबस में देखा दिया हुआ है, हम उन बैक्टीरिया के बारे में बात करने वाले हैं जो कि डायरिया क्रॉस करते हैं। तो मुख्य तौर पे हम इसमें इंटेरो बैक्टीरिएसी फैमिली के मेंबर्स की बात करेंगे। ये ग्राम नेगेटिव रोड्स होती हैं जो कि फैकल्टेटिव एनारोब्स हैं, ग्लूकोज को फर्मेंट कर सकती हैं। साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज नेगेटिव रिजल्ट आता है। ये नाइट्रेट्स को नाइट्राइट में रिड्यूस करती हैं कल्चर में, और ये कैटेलेस पॉजिटिव होती हैं इस फैमिली के जो बैक्टीरिया है वो। इनमें हम बात करें पैथोजेनेसिस की, तो ये जो फैमिली के मेंबर्स हैं वो जनरली इंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। इनमें से कुछ एक्सोटॉक्सिन भी प्रोड्यूस करते हैं। इसमें जनरली 3 प्रकार के एंटीजन मुख्यतः पाए जाते हैं: ओ एंटीजन, एच एंटीजन, के एंटीजन। इसके अलावा वायरुलेंस से रिलेटेड साल्मोनेला में कैप्सुलर एंटीजन वीआई भी पाया जाता है। वीआई का मतलब वायरुलेंस। तो ओ एंटीजन जो होता है वो सेल एनवेलप से मिलता है हमें ओ एंटीजन। एच एंटीजन जो है वो फ्लैजिलर एंटीजन है, तो ये केवल उन सेल्स में होगा जो कि मोटाइल होंगी। और के जो है वो कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड एंटीजन है। तो इनके जनरल एक डायग्नोसिस की बात करें तो ये ब्लड मीडियम पे ग्रो कर सकती हैं। इसके अलावा ईएमबी यानी कि ईओसिन मिथाइलिन ब्लू और मैकोनी अगार के ऊपर ये ग्रो कर पाते हैं। तो इसके अंदर कुछ इस फैमिली में जेनरा हैं जिसमें लैक्टोज फर्मेंटर्स जो है या लैक्टोज फर्मेंट करने वाले, उनमें सिट्रोबैक्टर, इशरिशिया, इंटेरोबैक्टर, क्लेविशिएला है। और नॉन लैक्टोज फर्मेंटर्स में शिगेला, यर्सीनिया, प्रोटियस एंड साल्मोनेला है। इनमें से जो डायरिया कॉजिंग है उनकी बारे में हम डिटेल्स देखेंगे। तो सबसे पहले डायरिया कॉजिंग में है इशरिशिया कोलाई, या जिसे इकोलाई कहते हैं। तो इकोलाई की हम बात करें, इकोलाई ग्राम नेगेटिव रॉड्स होती हैं। ये फैकल्टेटिव एनारोबिक हैं, ऑक्सीडेज नेगेटिव होती हैं। तो ग्राम स्टेरिंग के आधार पे ग्राम नेगेटिव है, ये एनारोबिक है, लेकिन ये ऑब्लिगेटरी नहीं है, फैकल्टेटिव है। और साथ ही साथ ये लैक्टोज फर्मेंटर है जैसे आपको कहा। और ये जब हम इसको ईओसिन मिथाइलिन ब्लू सिस्टम पे लेते हैं, कल्चर करते हैं, तो ये इरिडिसेंट ग्रीन शीन के साथ में कॉलोनीज वहां पर इनकी फॉर्म होती है। इसके जो रिजर्वोयर है जहां ये इकोलाई पाया जाता है वो है ह्यूमन की कॉलन, ये वेजाइना और यूरेथ्रा में भी हो सकता है। और जहां ह्यूमन फीसेस को फर्टिलाइजर के रूप में यूज किया जाता है वहां पर ये क्रॉप को भी कंटेमिनेट कर सकता है। साथ ही साथ कुछ स्ट्रेन्स इसके हैं जो जानवरों के, मवेशियों के मल में भी मिलते हैं, बोवाइन फीसिस में, जो कि इंटेरो हिमरेजिक स्ट्रेन होते हैं। तो डायरिया, सीधे हम डिजीज पे आते हैं जो कि डिजीज गैस्ट्रोएंटेरिटाइटिस है या डायरिया है। तो ज्यादातर जो इकोलाई के स्ट्रेन है वो ये कर सकते हैं। और इसका जो स्प्रेड होता है इकोलाई का वो फीकल ओरल रूट से होता है। फीकल ओरल स्प्रेड होता है इसका, और ये खास तौर पे वहाँ होगा जहाँ पुअर सैनिटाइजेशन और वाटर क्वालिटी पुअर है। और जहाँ पर खेतों में मल त्याग किया जाता है वहाँ पर भी इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है। इसमें कुछ इंटेरो हिमरेजिक स्ट्रेन्स भी हैं जो कि खासतौर पे जैसा आपको बोला मवेशियों के मल से के कंटामिनेशन से आते हैं, या जो मीट खा रहे हैं तो उनके लिए अंडर कुक्ड हैमबर्गर, रॉ मिल्क में भी इकोलाई हो सकते हैं। इसी तरह गिरे हुए सेब के जो एप्पल जूस है जिसमें मिट्टी लगी हुई है उसमें भी ये पाए जा सकते हैं। ये सारी चीजें हैं जहाँ ये पाई जाती है। सबसे पहले हम कुछ इकोलाई की स्ट्रेंथ्स की बात कर लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है डायरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। ईटीईसी, ईसी का मतलब इकोलाई, और इस ईटी का मतलब है इंटेरोटॉक्सिजेनिक, यानी कि आंतों में टॉक्सिन पैदा करने वाला इकोलाई। ये एक बड़ा कारण है ट्रेवलर्स डायरिया का,
और जो छोटे बच्चों में 3 साल से कम उम्र के बच्चों में डायरिया होता है उसका, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर। तो ये 2 प्रकार के इंटेरोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। एक हीट लेबाइल टॉक्सिन है, यानी कि हीट में जो किल हो जाता है ऐसा टॉक्सिन, और एक हीट स्टेबल टॉक्सिन है जो कि हीट में स्टेबल रहता है। तो एलटी और एसटी 2 प्रकार के टॉक्सिन है, लेबाइल एलटी और स्टेबल एसटी टॉक्सिन। तो जो हीट लेबाइल टॉक्सिन होता है वो स्टिमुलेट करता है एडिनाइलेट साइक्लेज को बाय एडीपी राइबोसाइलेशन, जिसके कारण सीएएमपी का जो निर्माण है वो बढ़ जाता है, साइक्लिक एएमपी का, जिसके कारण क्लोरीन का आउटफ्लो होता है, क्लोराइड आयन का आउटफ्लो होता है, और क्लोराइड आयन के साथ वाटर का भी आउटफ्लो हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसके कारण वाटरी डायरिया कॉज करता है। जो स्टेबल प्रकार है इंटेरोटॉक्सिन का वो ग्वानाइलेट साइक्लेज, जीएमपी ग्वानाइलेट साइक्लेज को स्टिमुलेट करता है, जिसके कारण डायरिया कॉज होता है। दूसरा इसका जो प्रकार है इकोलाई का स्ट्रेन है वो है ईपी। ईपी का मतलब है इंटेरोपैथोजेनिक इकोलाई। तो ये सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है इन्फेंट के अंदर डायरिया का, रोटा वायरस के बाद में। इसके अंदर लंबे समय तक और पतले दस्त होते हैं, वाटरी डायरिया होता है बेबीज में जो कि 1 साल से कम उम्र के हैं। जनरली इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे एक प्लाज्मिड इन्वॉल्व होता है जिसके अंदर वायरुलेंट जीन मौजूद होता है, जिसको हम EAF कहते हैं, यानी कि ई कोलाई एडहेरेंस फैक्टर, ये इसके अंदर मौजूद होता है। तो ये जो ई कोलाई है ये एम सेल के साथ में एडहेयर हो जाता है, जिसके कारण जो एक्टिन्स हैं उनका रीअरेंजमेंट होता है, और जो माइक्रोविलाई है, ब्रश बॉर्डर है, वो थोड़ा खराब होने लगता है। तो ये इंटेरोपैथोजेनिक इकोलाई है ये। नेक्स्ट है EIEC, यानी कि इंटेरो इन्वेजिव इकोलाई, जो इन्वेजिव है, जो वहां पे इन्वेट, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये इन्वेट कर जाता है लार्ज बाउल को, बड़ी आंतों में भी, और सिगेला से जो होने वाला रोग है उसके जैसा ये होता है, जहाँ पे आपको एक्टिन जेट ट्रेल्स भी देखने को मिलती हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि वाटरी डायरिया ये कॉज करता है, जिसमें ल्यूकोसाइट काफी देखने को मिलते हैं। इसमें फीवर और एब्डोमिनल पेन भी होता है, लेकिन इसमें से काफी कम ही 10% ही डिसेंट्री के रूप में आगे बढ़ पाते हैं, वरना डायरिया ही रहता है। नेक्स्ट है इंटेरोहिमरेजिक EH, जैसे नाम से ही जाहिर है हिमरेज उसमें हो सकता है। इसको हम वीरोटॉक्सिन प्रोड्यूसिंग इकोलाई भी कहते हैं, VTEC। इसका जो सबसे कॉमन सीरोटाइप है वो है O157H7, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो EHEC में माइल्ड डायरिया से लेकर, जिसमें ब्लड नहीं आता, उससे लेकर हिमरेजिक कोलाइटिस तक इसमें हो सकता है। साथ ही साथ हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम भी देखने को मिल सकता है, इसमें यूरिन में भी ब्लड आ जाए। फीवर जनरली इसमें एब्सेंट होता है, और 5 साल से छोटे बच्चों में हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम HUS देखने को मिलता है, बड़ों में जनरली नहीं मिलता है। EAGGEC, EC मतलब इकोलाई, E यानी कि इंटेरो एग्रीगेटिव, तो इंटेरो एग्रीगेटिव इकोलाई ये परसिस्टेंट डायरिया का, लगातार बने रहने वाले डायरिया का इम्पोर्टेंट कॉज है, जिसमें वॉमिटिंग भी होती है, लगातार लो ग्रेड फीवर बना रहता है। डेवलपिंग वर्ल्ड में ये काफी ज्यादा है, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं। तो इसमें जो फिमरी है वो स्टैक्ड ब्रिक लाइक बायोफिल्म बनाती हैं, एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं ये जितने भी इकोलाई हैं, और
इंटेरोसाइट से भी अटैच हो जाते हैं और एक इनकी जो फिम्ब्रीज है मिल करके स्टैक ब्रिक लाइक बायोफिल्म बनाती हैं। ये इंटेरोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है EAST1। नेक्स्ट डायरिया कॉजिंग जो ऑर्गेनिज्म है वो है सिगेला। सिगेला में भी दो जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है सिगेला डिसेंट्राई जो कि मोस्ट सीवियर डिजीज कॉज कर रही है, और जो दूसरी है वो सिगेला सोनी जो कि यूएस में ज़्यादा कॉमन है, हमारे इतनी कॉमन नहीं है। ग्राम नेगेटिव रोड्स है, ये नॉन मोटाइल है। फैकल्टेटिव एनारोब्स है, नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग ये ऑर्गेनिज्म है। कर्ललेस कॉलोनीज बना रहे हैं EMB पर या मैकॉन की मीडियम पर। तो इनकी पहचान कैसे होती है? जब हम इसको बायोकेमिकल रिएक्शंस के पता लगाते हैं या सीरोलॉजी से एंटीजन के जरिए पता लगाते हैं एग्लूटिनेशन टेस्ट से। तो इसका जो रिजर्वेयर है वो ह्यूमन कॉलन है, और कुछ इसका रिजर्वेयर नहीं है, कोई एनिमल कैरियर नहीं है, ना ये बोवाइन में होती है न कहीं और आपको देखने को मिलेगी। ट्रांसमिशन केवल इसमें फीकल ओरल रूट से है, पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन होता है, और चारों जो फीकल ओरल स्प्रेड के माध्यम है उनसे ये फैलता है। फिंगर्स, फूड, फीसिस और फ्लाइज, चारों से ये फीकल ओरल रूट से फैल सकता है। सिगेला की पैथोजेनेसिस हम देखें तो ये इंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस करती है जो इन्फ्लेमेशन को ट्रिगर करता है। जो ये टॉक्सिन है उसका नाम है सिगाटॉक्सिन। ये सिगाटॉक्सिन जो होता है वो न्यूरोटॉक्सिक होता है, साइटोटॉक्सिक और इंटेरोटॉक्सिक इसका इफेक्ट होते हैं। इसका जो AB कंपोनेंट होता है वो ह्यूमन सेल के जरिए इंटरनलाइज कर लिया जाता है, जो कि 60S राइबोसोम को क्लिप कर देता है जिससे प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट होता है। तो इसके कारण जो बीमारी होती है उसको हम कहते हैं सिगलोसिस। सिगलोसिस जो है वो डिसेंट्री की मोस्ट सीवियर फॉर्म हो सकती है, इंट्रोकोलाइटिस भी कहते हैं इसको। तो सबसे बड़ी बात है कि बहुत कम ऑर्गेनिज्म की आवश्यकता होती है इन्फेक्शन स्टार्ट होने के लिए, केवल 1 से 10 ऑर्गेनिज्म भी पर्याप्त होते हैं। 1 से 4 दिन का इसका ऑर्गन इंक्यूबेशन होता है। यहाँ पर ऑर्गेनिज्म जो है वो इंटेस्टाइन को इन्वेड करता है जिसके कारण ब्लडी डायरिया होता है। आपने इकोलाई वाले में देखा होगा कि ज्यादातर में वाटरी डायरिया है, सिर्फ जो इंटेरो इन्वेसिव को छोड़कर, बाकी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ब्लडी डायरिया है। यहाँ जनरली फीवर रहता है, वहाँ नहीं रहता इकोलाई के केस में। तो जनरली यहाँ पर 101 डिग्री से ज़्यादा बुखार रहेगा। लोअर एब्डोमेन क्रैम्प्स देखने को मिलते हैं। डायरिया पहले वाटरी होता है, देन ये ब्लडी के रूप में कन्वर्ट होता है। तो इन्वेसिव है जैसा आपको बोला, लेकिन फिर भी यहाँ सेप्टिसीमिया रेयरली देखने को मिलता है, और पेट में अल्सर भी हो जाते हैं इससे। तो ये टॉपिक हमारा यहीं पर हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।